सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम और आप मिलकर के पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि बसंत पुस्तक का एक पाठ है। इस प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी, और उनके द्वारा लिखे गए इस पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे और आपके समाज में प्रचलित प्रमुख संस्कृतियों को, रीति रिवाजों को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी और आपकी क्षेत्र विशेष के कुछ खान पान ऐसे होते हैं जो हमारे संस्कृत की परिचायक होते हैं, और संस्कृत की परिचायक होने के कारण वह हमारी सभ्यता का भी द्योतक होते हैं। और इस पाठ के माध्यम से प्रयाग शुक्ल जी ने बताने का प्रयास किया हुआ है कि हम आज इस दौर में पहुंच गए हैं कि हमारी जो प्राचीन खान पान था, जो वेशभूषा थी, वह कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है, जिससे हमारी प्राचीनता और संस्कृत की जो महत्ता थी वह कहीं न कहीं छीड़ हुई है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने मूल पाठ की ओर। हम आप लोगों के सामने पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन करेंगे और आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस कर्सर के माध्यम से उसे देखते जाना है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है, और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। प्यारे बच्चों, लेखक कहना चाहते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों को अगर आप खान पान को देखें तो इससे एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है कि जो कभी दक्षिण भारत, तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल आदि के जो खान पान होते थे, वह अब उत्तर भारत, कहने का अर्थ है कि उत्तर भारत जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पर भी यह खान पान के पकवान अब उपलब्ध होते हैं। और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी, ढाबा संस्कृति मतलब आप ढाबा से समझते होंगे कि एक छोटा सा दुकान या होटल का ऐसा रूप जो ग्रामीण परिवेश के अनुरूप होता है। हाईवे के किनारे आपको तमाम ऐसे ढाबे मिल जाएंगे जहां पर आप रुक करके खाना खा सकते हैं। तो वह ढाबा संस्कृति अब केवल उत्तर भारत में ही नहीं रही, बल्कि वह पूरे देश भर में फैल गई है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अब लेखक का कहना यह है कि उत्तर भारत की जो दाल रोटी या रोटी साग था, वह अब पूरे भारत में भी आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर या पंजाब का मक्के की रोटी और सरसों की साग बड़े ही चाव के साथ लोग खाते हैं। यह आपको अन्य भारतीय प्रदेशों में भी मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब चीनी नूडल्स जो कभी कुछ ऊंचे संभ्रांत लोगों के पास ही हुआ करते थे, आज वह छोटे से छोटे आदमी या उस तबके तक भी पहुंच गया है जो इनको कभी जानते ही नहीं थे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज आप और हम आलू चिप्स या भुजिया जैसे कि उत्पाद आप और हम प्रयोग करते हैं, जिनका विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापित मतलब होता है जिनका विज्ञापन, जिनका प्रचार किया जा रहा हो। आप टीवी के माध्यम से भी बड़े से खान पान के पकवानों और उनके प्रकारों को जानते आ रहे हैं। विज्ञापनों के माध्यम से ही हम और आप अधिक से अधिक खान पकवान से हम लोग परिचित हुए हैं। गुजराती ढोकला या गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वो कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है।
यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कहने का अर्थ है बच्चों की जो बंगाल की मिठाइयाँ प्रसिद्ध थी वह अब भारत के कई शहरों में भी उपलब्ध हो जाती हैं और भोजन की जो विविधता है, विविधता मतलब अनेकता है, वह अपनी जगह बना चुकी है। अर्थात जहाँ पहले किसी प्रदेश में वहाँ की एक स्थानीय व्यंजनों की भरमार होती थी, वहाँ पर अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है कि जैसे आपको दक्षिण भारत के पकवान दिख रहे हैं और यह गुजराती ढोकला और गाठिया जो आपने देखा एक गुजराती पकवान है। और इसके अलावा ढाबा संस्कृति आप ये देख सकते होंगे कि ढाबा जो एक हाईवे के पास में होता है या रोड के किनारे लोग बना करके रखते हैं जिस जहाँ पर रुक करके आप खाना खाते हैं। और यह उत्तर भारत की रोटी दाल और सब्जी साग है। तो प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर कहने का अर्थ ये था कि आज खान पान की जो सभ्यता विकसित हो रही है वह किसी प्रदेश विशेष में ही स्थिर न होकर के देश के विभिन्न भागों में भी फैलते जा रही है। वह चाहे दक्षिण भारत के पकवान हो चाहे उत्तर भारत के पकवान ही क्यों ना हो। चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। लेखक के कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जो पहले ब्रेड कभी ऊंचे या कहते हैं ना कि अमीर घरों में ही केवल खाया जाता था, वह अब अन्य लोगों तक भी पहुंच रहा है। जैसे ब्रेड आज आम जीवन में लोग बड़े ही धड़ल्ले के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि वह अब भारत के लाखों करोड़ों लोग इसको खा रहे हैं, इसको सेक या तल करके इसका प्रयोग कर रहे हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। नई पीढ़ी मतलब नवयुवा या जो अभी पीढ़ी चल रही है या जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। लेखक के कहने का अर्थ यह है बच्चों कि हमारा और आपका ऐसा स्वभाव हो गया है कि हम अपने स्थानीय व्यंजनों के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन चाइनीज नूडल्स या फास्ट फूड के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी रखते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। कहने का अर्थ बच्चों यह है, पिछले आप चैप्टर दादी माँ पढ़ा होगा और आपने वहाँ पर देखा कि लेखक कहते हैं कि वो सावन के महीने में या फिर कुआर का महीना जब आता है तो वहाँ पर गुड़ और चिवड़ा खाने को मिले या ना मिले, लेकिन उनको नहाने को जरूर मिल जाए। तो वह क्या था, वह एक मौसम विशेष में बनने वाले पकवान थे या मौसम विशेष में खाए जाने वाले आहार थे। तो वही वो कहते हैं कि अब लोगों को अपने स्थानीय व्यंजनों को बनाने के लिए समय ही नहीं है। अब गृहिणियों मतलब जो ऐसी महिलाएं जो घरों में रह कर के कार्य करती हैं या कामकाजी अर्थात ऐसी भी महिलाएं जो ऑफिसों वगैरह में काम कर रही होती हैं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। दुस्साध्य का अर्थ है बच्चों बहुत ही कठिन है। अब लेखक कहते हैं कि वह चाहे कोई कुशल गृहिणी हो या फिर कोई कामकाजी महिला हो, अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वह खरबूजे के बीज को सुखा करके छील करके उससे कोई स्थानीय व्यंजन बनाते। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो।
जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। बच्चों, लेखक कहते हैं कि अब हम यह देखते हैं कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, लेकिन देसी और विदेशी जो देसी विदेशी व्यंजन है वह भी अब अपनाए जा रहे हैं, और जिनको बनाने और पकाने की सुविधा आजकल लोग ऑनलाइन नेट के माध्यम से या पुस्तिकाओं के माध्यम से उनकी जो बनाने की विधि है, जो उनकी कला है, उसको बड़े ही आसानी के साथ सीख करके और अच्छा पकवान पकाते हैं। अब शहरी जीवन में भी भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। अर्थात शहरी जीवन में जो लोगों का आज स्वभाव बदल गया है, आज लोगों के पास समय नहीं है, भागम भाग हर जगह पर मचा हुआ है, और उसमें इस प्रकार की चीज़ें जो कम समय में ही पक जाती हों, वह कहीं न कहीं स्वाभाविक भी है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया। अर्थात कमर तोड़ महंगाई, ऐसी महंगाई जो काफ़ी अधिक हो, उससे लोगों को क्या किया कि वंचित किया। किससे? जो अन्य पकवान थे, जो ऐसे पकवान थे जो काफ़ी कीमती होते थे। कीमती कहने का अर्थ ये था कि उनको बनाने में जिस प्रकार की खाद्य सामग्री का प्रयोग होता, उनकी बाजार में काफ़ी ऊंची कीमत होने के कारण लोगों ने उस प्रकार के व्यंजनों को बनाना ही छोड़ दिया। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब आपको पता है कि मेवा मतलब कि काजू, किशमिश, बादाम कितने महंगे हैं, और आज हर कोई मेवों से बनी हुई खाद्य सामग्री को बनाने की भी सोच नहीं सकता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मथुरा के पेड़ों के चित्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध, और ये आगरा के पेठे का चित्र। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी। लेखक कहते हैं कि खान पान की जो मिश्रित मतलब बच्चों की जो मिली हुई संस्कृति है, अर्थात उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत के व्यंजन उत्तर भारत में अगर मिल रहे हैं, यह एक मिश्रित है, मिला जुला हुआ संस्कृति है। और उसका सकारात्मक मतलब होता है कि उसके कुछ लाभदायक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। इसका फायदा यह हुआ कि जो गृहिणी हैं या कामकाजी महिला हैं, उनके पास अनेक व्यंजनों के बनाने की विधियां हो गई। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला। सुयोग मतलब उन्हें नए पीढ़ी जो हमारी आई, उसे ऑनलाइन माध्यम से या पुस्तिकाओं के माध्यम से या देसी ही व्यंजनों को छोड़, देसी ही व्यंजन क्या, विदेश के व्यंजन भी वो लोगों को जानने का उन्हें सौभाग्य मिला, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं। पर बच्चों, निखालिस का अर्थ होता है शुद्ध रूप में। वो कहते हैं कि किसी भी रूप में हो, अब जो व्यंजन आप और हम प्रयोग करते हैं, या आप देखेंगे त्योहारों के मौसम में जब मिठाइयों की बिक्री बढ़ती है, तो कहीं न कहीं मिठाइयों की शुद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। लेखक कहते हैं कि आप भी जब अपने स्कूल में होते हैं और जब दोपहर के समय आप अपना टिफिन खोलते हैं, तो अनेक प्रदेशों के व्यंजन की खुशबू आती है, और यह कहीं ना कहीं हकीकत भी है। आप अपने बीच भी इस चीज़ को अनुभूत कर सकते हैं, इसे एहसास कर सकते हैं कि बड़े से बच्चे ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के हैं, बड़े से लोग ऐसे हैं जो उत्तर भारत के हैं, बड़े से लोग ऐसे भी हैं जो पूर्वोत्तर भारत के हैं। तो उन बच्चों के अलग अलग पकवान उनकी टिफिनों के माध्यम से आप और हमारे बीच में पहुंचता है, और जिसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। लेखक कहते हैं बच्चों कि इन खान पान के जो मिश्रित संस्कृति है, वह कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय एकता में एक बीज का रूप है, और यह तभी एक बीज से फल बनेगा या अंकुरित होगा जब हम उनसे जुड़ी हुई एक दूसरी चीज़ों मतलब क्या, कि वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के पहनावे को भी अगर हम समझें, तो कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा ही
अच्छा होगा। मसलन हम उस बोली बानी, उनकी बोलने चालने, भाषा भूषा, उनकी भाषा और उनके पहनावे आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। लेखक कहते हैं कि आज जब हम कहीं किसी 5 सितारा होटल में जाते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि जो सब्जियों के शोरूम भी लगते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर भी आपको मक्के वगैरह की मिल जाएगा, और उस मक्के की कीमत आप वहाँ पर देख रहे होंगे 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए तक की कीमत उस शोरूम में उस मक्के की हो जाती है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे पकवान जो हमारे और आपके स्थानीय व्यंजन हुआ करते हैं, वह 5 सितारा होटल में भी पहुंच गए हैं। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि हमें इस प्रकार के व्यंजनों को दूर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह केवल होटलों के प्रचार के लिए ही प्रयोग हों, बल्कि उन्हें हमें आज भी कहीं न कहीं बनाए रखना होगा। ऐसे व्यंजनों को अपने बीच बनाते रहना होगा। अच्छी तरह पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। लेखक कहते हैं कि अब वह समय कहाँ रहा जब जलेबियां या समोसे की उतनी खास पहचान रही हो। उत्तर भारत की यह पकवान जलेबी समोसे आज कहीं न कहीं इनकी भी दुर्गति हो रही है, अर्थात आज लोग इनको भी भूलते जा रहे हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारे प्राचीन सभ्यता या प्राचीन ये जो भी खाद्यान्न पकवान रहे, उनमें आपको कहीं न कहीं इस चीज को भी देखने को मिलेगा कि वह किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होती हैं यदि आप उनका अधिक सेवन नहीं करते हैं। लेकिन आप यदि पश्चिमी खान पान को देखें तो वहाँ पर आपको जो भी चाइनीज नूडल्स, बर्गर, पिज्जा है, वो कहीं न कहीं बहुत ही हमारे अनुकूल नहीं है, अर्थात वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक नहीं है। कहीं न कहीं हमारे शरीर पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जिसका फलस्वरूप क्या है, अनेक प्रकार की बीमारियों, मधुमेह जैसे मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया, अन्य बहुत सी ऐसी बीमारियां आती हैं जो इस प्रकार के खान पान की देन है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है। प्रीति भोज मतलब बच्चों, जो हमारे और आपके घरों पर कभी शादी या विवाह के शुभ अवसर पर हम लोगों को बुला करके जो भोज देते हैं, उन भोजों को कहा जाता है प्रीति भोज। वो कहते हैं कि इस प्रकार की पार्टियों में, इस प्रकार के आयोजनों में बहुत ढेर सारे पकवानों का प्रयोग होता है, जिससे क्या होता है कि हम किसी खास पकवान की उसके स्वाद नहीं ले पाते। और उसका रीजन क्या होता है, कारण ये होता है कि हम अनेक प्रकार के पकवान को एक साथ में ही लेकर के खाते हैं, जिससे उनका स्वाद गड्ढमड्ढ हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। अब विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन मतलब आप समझते होंगे कि बहुत से ऐसे विवाह के अवसर भी आते हैं या पार्टियां होती हैं जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजनों की उपलब्धता रहती है। कुछ लोग दोनों ही प्रकार के व्यंजनों को खाना पसंद करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव
पड़ता है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जो हमारे इस खान पान की मिली जुली संस्कृति है और जो अनेक प्रकार के व्यंजनों की भरमार है, उसको भी हमें जांच परख करके ही सेवन करते रहना चाहिए और अपने स्थानीय व्यंजनों को बराबर प्रयोग में रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह था मूल पाठ और आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला अभ्यास है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। बच्चों, मिश्रित संस्कृति से हमने जैसे बताया कि ऐसी संस्कृति जहां पर जिस संस्कृति में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जिनका अलग अलग संस्कृति हो और वहां पर दोनों ही संस्कृतियों का मेल हो जाए, उनका मिलजुल जाए, तो वह होते हैं मिश्रित संस्कृति। जैसे उत्तर भारत में दक्षिण भारत के व्यंजन और दक्षिण भारत में उत्तर भारत के व्यंजन अगर मिल जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे मिश्रित संस्कृति। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के फायदे यह है कि इससे हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की पहचान हो जाती है। देसी और विदेशी व्यंजनों के बारे में भी हम जान जाते हैं। इससे अनेक प्रदेशों के व्यंजन को जानते हैं, उनकी वेशभूषा को भी हम पहचान जाते हैं, जिससे यह कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता में हमारे बीजारोपण भी करते हैं। दूसरी बात, इसका नुकसान इस चीज का है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय व्यंजन है उसमें बदलाव आ रहा है, उनका लोप हो रहा है। अगला, खान पान में मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ सीधा सा है बच्चों कि कुछ भी क्षेत्र विशेष का विशेष पकवान, ऐसा जरूर कोई प्रदेश होगा जहाँ का जो चीजें प्रसिद्ध होगा। जैसे दक्षिण भारत का हमने बताया इडली डोसा सांभर, गुजरात का, और फिर उत्तर भारत की दाल रोटी साग। तो इस प्रकार के व्यंजनों को कहा जाता है स्थानीय व्यंजन। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप इसको केवल आपको देख करके चलते रहना है, ऐसे आप स्वयं करेंगे। और भाषा की बात में हम देख लेते हैं। खान पान शब्द, खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ, जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। प्यारे बच्चों, जब हम समास को पढ़ाएंगे तब आपको इस पर विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। उससे पूर्व आप इतना स्वयं करें और समझें। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए, और फिर हम हाजिर होंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।